कुछ दिन बाद माई ड्रीम अब सिर्फ एक कंपनी नहीं रही थी, वह एक साम्राज्य बन चुकी थी, जहां सपने बनते हैं, जहां नाम बनते हैं। अब वहीं आर्यन सिंह अपना अगला कदम रखने वाला था। उसने फैसला कर लिया था, अगर म्यूजिक को सच में ऊंचाई देनी है, तो उसकी जड़ें भी सही जगह लगानी होंगी। और उसके मन में बस एक ही नाम था, मुंबई। ओहो, सिस्टम बोला, सीधे इंडस्ट्री के दिल में एंट्री। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, जहां से म्यूजिक चलता है, वहीं से मैं इससे बदलूंगा। कुछ ही दिनों में मुंबई के सबसे बड़े कमर्शियल जोन्स में से एक जगह अब माई ड्रीम हेडक्वार्टर्स बन चुकी थी। एक विशाल बिल्डिंग, मॉडर्न स्टूडियोज, हाई एंड रिकॉर्डिंग रूम्स, क्रिएटिव लैब्स। ये सिर्फ एक ऑफिस नहीं था, यह एक म्यूजिक इंडस्ट्री का भविष्य था। माई ड्रीम अब ऑफिशियली भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी बन चुकी थी, और इसकी गूंज अब देश से बाहर भी जाने लगी थी। लेकिन आर्यन का अगला कदम और भी बड़ा था। वह वापस पहुंचा अपने घर, जहां से सब शुरू हुआ था। राजवीर सिंह अपने ऑफिस में बैठे थे। जब आर्यन अंदर आया, पापा, उसने शांत आवाज में कहा। राजवीर ने उसकी तरफ देखा। हाँ, आर्यन ने बिना कुछ कहे एक फाइल उनके सामने रख दी। ये क्या है? राजवीर ने पूछा। खोलिए। उन्होंने फाइल खोली, और अगले ही पल उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये पैसे, आर्यन ने शांत स्वर में कहा, जो आपने मुझे दिए थे, वो सब, और थोड़ा एक्स्ट्रा भी। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी। राजवीर ने धीरे से उसकी तरफ देखा। तुम वापस कर रहे हो? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। आपने इन्वेस्ट किया था, मैंने रिटर्न दिया है। राजवीर कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर उनके चेहरे पर गर्व साफ दिखने लगा। लेकिन आर्यन यहीं नहीं रुका। उसने दूसरी फाइल आगे बढ़ाई, और ये, उसने कहा। राजवीर ने उसे खोला। इस बार वो सच में चौंक गए। शेयर्स ट्रांसफर डॉक्यूमेंट, माई ड्रीम 20%। राजवीर सिंह 20%? उन्होंने हैरानी से कहा। आर्यन ने सिर हिलाया। आपका हक है। इसके बाद 20% कविता सिंह माँ, और 5% रणवीर सिंह दादा, 5% सावित्री देवी दादी, कुल 50% फैमिली ओनरशिप। कमरे में भावनाओं का सन्नाटा छा गया। कविता सिंह की आंखें नम हो गईं। तुमने ये सब? आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। ये सिर्फ मेरी कंपनी नहीं है, ये हमारा सपना है। राजवीर सिंह खड़े हुए। उन्होंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने हमसे भी बड़ा सोच लिया। उनकी आवाज में गर्व था, सम्मान था, और एक पिता की खुशी। सिस्टम की आवाज गूंजी। ओहो, बिजनेस जोड़ इमोशन कॉम्बो। आर्यन ने हल्का सा सिर झुकाया। अब माई ड्रीम सिर्फ एक नाम नहीं था, यह एक लेगेसी बन रही थी। और इस लेगेसी की जड़ें अब दो जगह थीं। एक जहां से वह आया, लखनऊ, और दूसरी जहां से वह दुनिया बदलेगा, मुंबई। और इस बार आर्यन रुकने वाला नहीं था। सुबह राजवीर सिंह का घर आज कुछ अलग लग रहा था। में बना वह बड़ा विला, जहां हर दिन रौनक रहती थी, जहां हर कोने में आवाजें गूंजती थीं, आज थोड़ा शांत था। कारण साफ था, आज आर्यन जा रहा था मुंबई, अपने सपनों की ओर। सामान तैयार था, गाड़ी बाहर खड़ी थी, लेकिन जाने से पहले कुछ पल अभी बाकी थे। पूरा परिवार आंगन में खड़ा था। दादाजी रणवीर सिंह, दादी सावित्री देवी, पापा राजवीर सिंह, माँ कविता सिंह। सबकी नजरें आर्यन पर थीं। कविता सिंह आगे बढ़ीं। इतनी जल्दी सब छोड़कर जा रहे हो? उनकी आवाज हल्की कांप रही थी। आर्यन मुस्कुराया। माँ, सब छोड़कर नहीं जा रहा, बस थोड़ा आगे बने जा रहा हूँ। कविता ने उसे गले लगा लिया। कुछ सेकंड वह उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। अपना ख्याल रखना, उन्होंने धीरे से कहा, और नाम कमाना। उनकी आंखों में आंसू थे। राजवीर सिंह आगे आए। उन्होंने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। सुनो, काम ऐसा करना कि लोग तुम्हें मेरे नाम से नहीं, मैं तुम्हारे नाम से जाना जाऊं। कुछ सेकंड खामोशी। हो सके तो, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझसे भी बड़ा आदमी बनना। आर्यन की आंखों में हल्की चमक आ गई। जरूर, उसने धीरे से कहा। दादाजी आगे बढ़े। हमने बहुत कुछ देखा है। रणवीर सिंह बोले, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। हम सबका नाम रोशन करना। दादी सावित्री देवी ने उसे देखा, और बस मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में दुआ थी, आशीर्वाद था। आर्यन ने सबकी तरफ देखा। ये वही लोग थे जिनकी वजह से वही यहाँ तक पहुंचा था। उसने झुककर सबके पैर छुए, और फिर बिना पीछे देखे गाड़ी में बैठ गया।
गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी और राजवीर सिंह का वह घर धीरे धीरे पीछे छूटता गया। इमोशनल पॉइंट्स जोड़। सिस्टम की हल्की आवाज आई। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। अब उसने मन ही मन कहा, रुकना नहीं है। कुछ घंटे बाद शहर जो कभी सोता नहीं, और अब यही उसका नया घर था, उसका नया विला, समुद्र के किनारे, आधुनिक डिजाइन, शांत लेकिन भव्य माहौल। आर्यन अंदर आया। सब कुछ नया था, लेकिन उसके अंदर वही जुनून था। अगले ही दिन वह माई ड्रीम हेडक्वार्टर्स पहुंचा। एक विशाल बिल्डिंग अब पूरी तरह तैयार थी। आर्यन सीधे अपने केबिन में गया और बिना समय गंवाए, वैकेंसीज ओपन करो। कुछ ही घंटों में पूरे प्लेटफॉर्म पर नई ओपनिंग्स आ गईं। सिंगर्स, म्यूजिक कंपोजर्स, साउंड इंजीनियर्स, इंस्ट्रूमेंट स्पेशलिस्ट्स, लिरिक राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, मार्केटिंग टीम। माई ड्रीम हायरिंग नाउ। देश भर से एप्लीकेशंस आने लगे। सिस्टम की आवाज गूंजी, अब तुम सिर्फ गा नहीं रहे, तुम लोगों को मौका दे रहे हो। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। सपना अकेले नहीं बनता, टीम चाहिए। उसने पूरे ऑफिस की तरफ देखा। अब यह सिर्फ उसका नहीं था, यह एक मूवमेंट था, और वह उसका लीडर। कुछ दिनों बाद माई ड्रीम हेडक्वार्टर्स अब पूरी तरह से तैयार हो चुका था कि उस विशाल बिल्डिंग में अब हर दिन नई आवाजें गूंजने लगी थीं, क्योंकि आर्यन सिंह ने अब अपनी टीम तैयार कर ली थी। काफी इंटरव्यू, काफी ऑडिशन, काफी रिजेक्शन, और आखिरकार एक परफेक्ट टीम। आर्यन अपने केबिन में बैठा था। सामने पूरी टीम की लिस्ट खुली हुई थी। तो सिस्टम बोला, अब अकेले नहीं हो। आर्यन मुस्कुराया। अब गेम बड़ा हो चुका है। सबसे पहले उसकी पर्सनल असिस्टेंट रिया शर्मा, तेज दिमाग, काफी ऑर्गेनाइज्ड, और हर चीज को परफेक्ट तरीके से मैनेज करने वाली। गुड मॉर्निंग सर, रिया ने फाइल देते हुए कहा। आर्यन ने हल्का सा सिर हिलाया। आज का शेड्यूल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। रिया मुस्कुराए। अब मैनेजमेंट टीम, अर्जुन मेहता जनरल मैनेजर, कंपनी के सारे ऑपरेशन संभालने वाला, कबीर खन्ना बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट, डील्स, पार्टनरशिप्स और एक्सपेंशन प्लान करने वाला। अब म्यूजिक टीम, सिंगर्स, सान्या मल्होत्रा, कृतिका वर्मा, दोनों ही अलग अलग आवाज, अलग अलग स्टाइल, लेकिन टैलेंट जबरदस्त। म्यूजिक कंपोजर राहुल सेन, साउंड इंजीनियर फैसल खान, इंस्ट्रूमेंट स्पेशलिस्ट विवेक अय्यर पियानो, रोहित दास गिटार, लिरिक्स राइटर आदित्य जोशी, म्यूजिक डायरेक्टर निखिल अरोड़ा, मार्केटिंग हेड प्रिया कपूर। अब माई ड्रीम सिर्फ एक नाम नहीं था, यह एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शाम आर्यन अपने नए विला में पहुंचा। समुद्र के किनारे बना वह शानदार घर अब उसका नया ठिकाना था। दरवाजा खुला। आ गए बेटा। आर्यन थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसके सामने खड़ी थी सुनीता, वही जो उसके घर में पहले से काम करती थी। माँ ने भेजा है, सुनीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा है आर्यन का ध्यान रखना। आर्यन के चेहरे पर हल्की सी नरमी आ गई। ठीक है, उसने धीरे से कहा, घर जैसा ही समझो। सुनीता अब उसके विला की मुख्य देखभाल करने वाली थी। उसके साथ बाकी स्टाफ भी था। रमेश यादव ड्राइवर, मोहन सिंह सिक्योरिटी, पिंकी हाउस हेल्प, गोपाल कुक शेफ, सब अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। रात आर्यन बालकनी में खड़ा था। नीचे मुंबई की लाइट्स चमक रही थी। पीछे एक पूरी टीम थी, आगे एक पूरा सपना। सिस्टम की आवाज गूंजी, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम लीडर हो। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। अब असली खेल शुरू होता है। कुछ महीने बाद समय जैसे उठ गया था। माई ड्रीम अब सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में अपनी पहचान बना चुका था। का वह हेडक्वार्टर अब हर दिन नई सफलता की कहानियां लिख रहा था। रिया शर्मा अब सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं रही थी, वह पूरे सिस्टम को इतनी स्मूथली संभाल रही थी कि कई बार आर्यन को खुद भी हैरानी होती थी। अर्जुन मेहता कंपनी को नए लेवल पर ले गया था। कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। कबीर खन्ना नई स्ट्रैटेजीज के साथ माई ड्रीम को ग्लोबल ब्रांड बना रहा था। म्यूजिक टीम सान्या मल्होत्रा और कृतिका वर्मा अब राइजिंग स्टार्स बन चुकी थीं। उनके गाने मिलियंस में जा रहे थे। राहुल सेन और निखिल अरोड़ा हर नए प्रोजेक्ट में कमाल कर रहे थे। पूरी टीम अब एक परिवार बन चुकी थी, और आर्यन अब सिर्फ एक सिंगर नहीं था, वह एक नाम था, एक पहचान। उसकी जिंदगी अब संतुलित थी, काम, सफलता और एक अजीब सी शांति। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस दिन
आर्यन को एक बड़ी परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था। एक विशाल स्टेज, हजारों लोग, लाइट्स, कैमरा, सब तैयार था। आर्यन बैकस्टेज की तरफ जा रहा था। तभी धाम, वह किसी से टकरा गया। अरे, देखकर नहीं चल सकते क्या? एक लड़की की आवाज आए। आर्यन ने देखा, उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। साधारण कपड़े, थोड़े पुराने, बाल थोड़े बिखरे हुए। पहली नजर में कोई खास नहीं, लेकिन उसकी आंखें बहुत अलग थीं, गहरी और भरी हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्यन ने पूछा। लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हें क्या? उसने थोड़े तंज में कहा। आर्यन थोड़ा चौंका। ये वीआईपी एरिया है, उसने शांत स्वर में कहा। यहाँ कोई ऐसे नहीं आ सकता। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं आर्यन सिंह से मिलने आई हूँ। ये सुनकर आर्यन के चेहरे पर हल्की सी हैरानी आई। क्यों? उसने पूछा। लड़की की आंखों में अचानक चमक आ गई, क्योंकि वह धीरे से बोली, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आर्यन ने हल्का सा सिर झुकाया। ऐसा क्या किया उसने? लड़की मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान खुश नहीं थी। तुम्हें नहीं मालूम, उसने कहा, उसने मेरी जिंदगी बचाई है। आर्यन अब सच में चौंक गया। कैसे? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। कुछ महीने पहले मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरे पास कुछ नहीं था, न कोई अपना, न कोई सहारा। मैं, उसकी आवाज कांप गई, सुसाइड करने वाली थी। आर्यन चुप था, लेकिन तभी मैंने उसके गाने सुने। सबसे पहले योर डेस्टिनी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो गाना मेरी जिंदगी बदल गया। फिर योर लव, माई जर्नी, आई बिलोंग टू यू। उसके सारे गाने मैंने बार बार सुने। हर रात, हर दर्द में वो गाने मेरे अपने बन गए। अब उसके आंसू बह रहे थे। मैं अनाथ हूँ, बचपन से इधर उधर भटक कर पाई की। एक छोटी नौकरी मिली थी, वो भी चली गई। तब लगा अब खत्म कर देना चाहिए, लेकिन उसकी आवाज, उसके गाने, उन्होंने मुझे रोक लिया। आर्यन के चेहरे पर गहरी खामोशी थी। अब लड़की ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने फैसला किया है, ये जिंदगी सिर्फ उसके नाम है, आर्यन सिंह के नाम। कुछ सेकंड दोनों चुप। सिस्टम की हल्की आवाज आई। इमोशनल पॉइंट्स ओवरफ्लो हो रहे हैं। लेकिन इस बार आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उस लड़की को देख रहा था। पहली बार उसे लगा, उसकी आवाज सिर्फ गाना नहीं थी, किसी की जिंदगी थी, और शायद यही उसकी असली ताकत थी। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छा गई। आर्यन अभी भी उसे देख रहा था। उसकी आंखों में जो सच्चाई थी, वो झूठ नहीं हो सकती थी। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने हल्का सा सिर उठाया। अनाया, अनाया। आर्यन ने मन ही मन दोहराया। नाम जितना सरल था, उतना ही खूबसूरत। अच्छा नाम है, उसने धीरे से कहा। अनाया हल्का सा मुस्कुराई। थैंक्स। फिर आर्यन ने अगला सवाल किया, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी आर्यन सिंह को देखा है? ये सुनकर अनाया थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने सिर हिलाया। नहीं। उसकी आवाज में हल्की सी उदासी थी। मैंने उसे कभी नहीं देखा, सिर्फ उसकी आवाज सुनी है। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। मैं, अनाया ने धीरे से कहा, 2 महीने से पैसे जमा कर रही थी, छोटी छोटी बचत, ताकि एक टिकट खरीद सकूं, बस एक बार उसे लाइव सुन सकूं। उसकी आंखों में वही चमक फिर से आ गई। और आज मैं यहाँ हूँ। लेकिन वह हल्का सा हंसी। मुझे तो ये भी नहीं पता वो दिखता कैसा है। आर्यन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। क्यों? उसने पूछा। अनाया ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि उसने कभी अपना चेहरा रिवील ही नहीं किया, ना किसी इंटरव्यू में, ना इंटरनेट पर। बस उसकी आवाज है, और वही काफी है। ये सुनकर आर्यन कुछ पल के लिए चुप हो गया। सिस्टम की हल्की आवाज आई। फैन लॉयल्टी लेवल ओवर 100%। लेकिन इस बार भी आर्यन ने ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर अब भी अनाया पर थी, एक लड़की जिसने उसे कभी देखा नहीं, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी। अगर, आर्यन ने धीरे से कहा, तुम उससे मिल गई तो क्या करोगी? अनाया कुछ सेकंड तक सोचती रही। फिर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आई। कुछ नहीं, बस थैंक यू बोलूंगी, उसके सामने खड़े होकर, और शायद रो पड़ूं। उसकी आवाज फिर से हल्की कांप गई। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, और इस बार उसके चेहरे पर जो भाव था, वह पहले कभी नहीं था। एक अजीब सा कनेक्शन, एक अनजाना रिश्ता, जो अभी अभी शुरू हुआ था। लेकिन अभी सच सामने नहीं आना था। अभी
खेल बाकी था। कुछ ही मिनट बाद बैकस्टेज में हलचल बनने लगी। सर, आपका टर्न है, रिया शर्मा ने आकर धीरे से कहा। आर्यन ने एक आखिरी बार आसपास देखा, लेकिन अनाया वहां नहीं थी, वह जा चुकी थी। उधर अनाया धीरे धीरे चलती हुई ऑडियंस की भीड़ में आकर खड़ी हो गई। उसका दिल अभी भी भारी था। काश, उसने मन ही मन सोचा, मैं उसे देख पाती। लाइट्स अचानक धीमी हो गईं। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। फिर एक तेज रोशनी सीधे स्टेज पर पड़ी। भीड़ एकदम से चिल्ला उठी, आर्यन सिंह। अनाया की सांस रुक गई। उसने तुरंत स्टेज की तरफ देखा और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे फैलने लगीं। स्टेज पर वही खड़ा था, वही जिससे वह अभी कुछ देर पहले टकराई थी, वही जिससे वह बात कर रही थी। उसका दिमाग कुछ पल के लिए काम करना बंद कर गया। ये उसके होंठ हिले। ये वही है, वो आर्यन सिंह। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं उससे बात कर रही थी और मुझे पता भी नहीं चला। स्टेज पर आर्यन ने माइक उठाया। पूरा हॉल खामोश हो गया। उसने आंखें बंद की और गाना शुरू किया। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। उसकी आवाज सीधे दिल में उतर रही थी। अनाया वहीं खड़ी थी, जैसे उसकी दुनिया रुक गई हो। मैं उससे मिली थी, इतने करीब, और मुझे पता भी नहीं था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। स्टेज पर हर शब्द, हर सुर उसके दिल को तोड़ भी रहा था और जोड़ भी रहा था। दिल के संदूक में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। पूरा हॉल भावनाओं में डूब चुका था। लेकिन अनाया के लिए ये सिर्फ एक गाना नहीं था, यह उसकी कहानी थी, उसकी जिंदगी थी। और उसका आर्यन स्टेज पर गाते हुए। आर्यन की नजर भीड़ में घूम रही थी। एक पल उसकी नजर अनाया पर आकर रुक गई। दोनों की आंखें मिलीं और उसी पल अनाया को पूरा यकीन हो गया, वो वही है, मेरा आर्यन। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल बेकाबू हो गया और उसी एहसास के साथ उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। गाना खत्म हुआ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े हो गए, चिल्लाने लगे, आर्यन, आर्यन। लेकिन आर्यन की नजर अब भी उसी एक जगह पर थी। अनाया वह भीड़ में खड़ी थी, लेकिन उसकी दुनिया जैसे वहीं रुक गई थी। आंसू अब भी रुक नहीं रहे थे। स्टेज पर आर्यन ने धीरे से माइक नीचे रखा। एक पल उसने आंखें बंद की, फिर बिना कुछ कहे वह स्टेज से नीचे उतर गया। भीड़ चौंक गई, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? लेकिन आर्यन सीधे भीड़ के बीच की तरफ बढ़ रहा था। सिक्योरिटी पीछे पीछे थी, लेकिन उसने हाथ से इशारा किया, रुको। उसकी नजर अब भी अनाया पर थी। उधर अनाया कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी, मेरी तरफ क्यों आ रहा है? उसका दिल इतनी तेजी से धक रहा था, जैसे अभी बाहर आ जाएगा। कुछ ही सेकंड में आर्यन उसके सामने था, दोनों आमने सामने, भीड़ चारों तरफ। लेकिन उस पल जैसे दुनिया में सिर्फ वही दो लोग थे। अनाया की आंखें भर चुकी थीं, वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। आर्यन ने धीरे से कहा, अब देख लिया ना? उसकी आवाज वही थी जिसे सुनकर अनाया जीती थी। तुम। उसके होंठ कांपे, तुम ही। वह आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। वह रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें पहचान क्यों नहीं पाया? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मैंने कभी दिखाया ही नहीं। अनाया ने सिर झुका लिया, मैं बेवकूफ हूँ, वह धीरे से बोली। मैं तुमसे ऐसे बात कर रही थी, तुम्हें डांट भी दिया। और उसकी आवाज टूट गई, और मुझे पता भी नहीं था। आर्यन ने धीरे से कहा, अगर पता होता तो क्या ऐसे बात करती? अनाया तुरंत बोली, नहीं। फिर कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, शायद और भी अच्छा करती। आर्यन हल्का सा हंस पड़ा। भीड़ अब ये सब देख रही थी। लोग फुसफुसाने लगे, कौन है ये लड़की? आर्यन उससे बात क्यों कर रहा है? लेकिन आर्यन को फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अनाया की आंखों में देखा। तुमने कहा था तुम सिर्फ थैंक यू बोलोगी। अनाया ने धीरे से सिर उठाया। आंसू अब भी थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था। थैंक यू, उसने धीरे से कहा, मेरी जिंदगी बचाने के लिए। ये सुनकर आर्यन कुछ पल के लिए चुप हो गया। पहली बार उसने महसूस किया, उसके गाने किसी के लिए सिर्फ गाने नहीं थे, वह जिंदगी थे। सिस्टम की आवाज आए, इमोशनल पॉइंट्स मैक्स। लेकिन
इस बार आर्यन मुस्कुराया नहीं, उसने सिर्फ धीरे से कहा, अब ये जिंदगी तुम्हारी अपनी है, किसी और के नाम मत करो। अनाया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जिद थी। फिर भी वह धीरे से बोली, उसमें तुम हमेशा रहोगे। दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहे, और उसी पल एक नया रिश्ता चुपचाप जन्म ले चुका था। स्टेज के उस पल के बाद सब कुछ जैसे अचानक बदल गया था। आर्यन वहां से जा चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद भीड़ की नजरें अब एक ही जगह टिक गई थीं, अनाया पर। यही है वो लड़की, किसी ने धीरे से कहा, जिससे आर्यन बात कर रहा था। कुछ लोग उसे घूर रहे थे, कुछ हैरानी से, कुछ शक से, और कुछ जलन से। अनाया वहीं खड़ी थी, थोड़ी घबराई हुई, थोड़ी उलझी हुई। क्या हो रहा है ये, उसने मन ही मन सोचा। तभी उसके पास कुछ लड़कियां और लड़के आ गए। एक्सक्यूज मी, एक लड़की ने कहा, तुम उसे जानती हो? अनाया चौंकी। किसे? आर्यन सिंह को, उसने सीधा जवाब दिया। अनाया ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं जानती। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी। अरे झूठ मत बोलो, एक लड़के ने कहा, हमने देखा है, वो सीधे तुम्हारे पास आया था, इतनी देर बात भी की, और तुम कह रही हो कि नहीं जानती। अनाया अब सच में परेशान हो गई। सच में, वह जल्दी जल्दी बोली, मैं नहीं जानती उसे, मैं बस उससे ऐसे ही टकरा गई थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो ही आर्यन है। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। वाह, एक लड़की ने तंज मारा, तो अब रैंडम लोग भी आर्यन से मिल लेते हैं। हम सालों से फैन हैं। दूसरी लड़की बोली, और हमें तो पास भी नहीं आने देते। और तुम? उनकी आवाज में स्पष्ट जलन थी। तभी अनाया के अपने दोस्त भी वहां आ गए। अनाया, एक लड़के ने कहा, ये क्या चल रहा है? तू आर्यन को जानती है क्या? दूसरी लड़की बोली, हमें मिलवा सकती है क्या उससे? प्लीज ना, एक बार। अनाया ने माथा पकड़ लिया। यार, वह थककर बोली, मैं नहीं जानती उसे, सच में, बस आज पहली बार मिली हूँ, वो भी ऐसे ही। लेकिन उसके दोस्त भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कुछ तो है, एक दोस्त ने धीरे से कहा, वो किसी से ऐसे ही बात नहीं करता, और वो तेरे पास खुद आया। अनाया अब चुप हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे समझाए। वह सच बोल रही थी, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा था। उसकी आंखों में फिर से हल्की नमी आ गई। क्यों? उसने मन ही मन सोचा, मेरी बात कोई क्यों नहीं समझता? दूसरी तरफ आर्यन अपनी कार में बैठ चुका था, एक काली शानदार रॉयल कार धीरे धीरे की सड़कों पर आगे बढ़ रही थी। अंदर शांति थी, लेकिन आर्यन के मन में कुछ चल रहा था। अनाया, उसने धीरे से नाम दोहराया। अच्छा नाम है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही चेहरा था, वही आंसू, वही मासूमियत। वो सच में, उसने मन ही मन सोचा, इतना फील करती है मेरे गानों को। सिस्टम की आवाज आई, लगता है कोई स्पेशल एंट्री हो गई है। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, शायद। फिर कुछ सेकंड बाद उसकी मुस्कान धीरे धीरे बदल गई, थोड़ी नरमी में, थोड़ी सोच में, थोड़ी अनजानी सी भावना में। ये क्या है? उसने खुद से पूछा। दिल थोड़ा तेज धक रहा था। अजीब है, मैं उसे जानता भी नहीं। फिर भी उसने आंखें बंद कर लीं। क्यों बार बार वही याद आ रही है? गाड़ी धीरे धीरे उसके विला के सामने आकर रुकी, लेकिन आज पहली बार वह अपने घर नहीं लौटा था, वह किसी की याद लेकर लौटा था। और शायद यही उसकी जिंदगी का पहला एहसास था, जिसे लोग प्यार कहते हैं। रात हुई और गहरी हो चुकी थी। कार धीरे धीरे आर्यन के विला के गेट के अंदर दाखिल हुई। गेट खुला, और फिर वो शानदार शांत विला, जिसमें अब उसकी जिंदगी बसती थी। आर्यन कार से उतरा। आज का दिन अजीब था, थका देने वाला भी, और कुछ नया एहसास देने वाला भी। जैसे ही वह अंदर आया, बाबू, एक परिचित आवाज आए। आर्यन ने मुड़कर देखा। सुनीता, वही जो बचपन से उसके घर के साथ जुड़ी थी, और अब यहाँ मुंबई में उसका ख्याल रखने आई थी। आ गए बाबू, सुनीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। खाना लगा दूं? आर्यन ने जूते उतारते हुए हल्का सा सिर हिलाया। हाँ आंटी, लगा दीजिए। फिर थोड़ा रुककर उसने मुस्कुराते हुए कहा, और आंटी, आज कुछ अच्छा बना है ना? सुनीता हल्का सा हंस दी। आपके लिए तो रोज अच्छा ही बनता है बाबू, आज आपकी पसंद का ही बनाया है। आर्यन ने गहरी सांस ली। घर जैसा एहसास,
शायद यही होता है। वह सोफे पर बैठ गया और कुछ पल बस चुपचाप बैठा रहा। दिमाग अब भी शांत नहीं था। अनाया नाम फिर से उसके मन में आया। वह हल्का सा मुस्कुरा दिया। क्या हो गया है मुझे, उसने खुद से कहा। तभी सुनीता की आवाज आई, बाबू खाना तैयार है। आर्यन उठकर डाइनिंग टेबल पर आया। खाना खाते हुए आज पहली बार वह ज्यादा कुछ नहीं बोला। सुनीता ने गौर किया, सब ठीक है न बाबू? आर्यन ने तुरंत संभलते हुए कहा, हाँ आंटी, सब ठीक है, बस थोड़ा थक गया हूँ। सुनीता ने सिर हिलाया, ठीक है, आराम कर लीजिए। खाना खत्म करने के बाद आर्यन अपने कमरे में चला गया। कमरा शांत, साफ और पूरी तरह उसका अपना। उसने मोबाइल उठाया और एक वीडियो कॉल मिलाया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर उसका परिवार था। अरे आर्यन, उसकी माँ की खुश आवाज आई, कैसा है बेटा? बिल्कुल ठीक माँ, आर्यन मुस्कुराया। उसके पिता राजवीर भी पास ही बैठे थे। काम कैसा चल रहा है? उन्होंने पूछा। सब बढ़िया चल रहा है पापा। फिर स्क्रीन पर उसके दादा दादी भी आ गए। हमारा पोता, दादाजी मुस्कुराए, अब तो बड़ा आदमी बन गया है। आर्यन हल्का सा हंसा। अरे दादाजी, अभी तो शुरुआत है। बातें धीरे धीरे चलती रहीं। घर की बातें, पुरानी यादें, हल्की हंसी मजाक, और उसी बीच आर्यन अचानक थोड़ा चुप हो गया। क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। आर्यन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस सोच रहा था जल्दी ही घर आ जाऊं। ये सुनकर सबके चेहरे खिल उठे। सच? माँ ने पूछा। हाँ, आर्यन बोला, वैसे भी मेरा 18वां जन्मदिन आने वाला है। सोचा इस बार सबके साथ मनाऊं। कुछ पल के लिए स्क्रीन के उस पार खामोशी छा गई। फिर खुशी, जरूर आना, दादी ने कहा, इस बार धूमधाम से मनाएंगे। हाँ बेटा, पिता ने भी कहा, सब इंतजाम करेंगे। आर्यन की आंखों में हल्की चमक आ गई। ठीक है, मैं जल्द ही आऊंगा। कॉल खत्म हुआ। कमरा फिर से शांत हो गया। लेकिन इस बार उसके दिल में दो चीजें थीं। एक, घर लौटने की खुशी, और दूसरी, एक नाम, अनाया। वह बिस्तर पर लेट गया और छत को देखते हुए धीरे धीरे नींद में खो गया। लेकिन आज उसके सपनों में अगले दिन सुबह से ही आर्यन का शेड्यूल काफी व्यस्त था। आने वाले कुछ दिनों के लिए उसे अपने सारे जरूरी काम खत्म करने थे, क्योंकि वह अपने 18वें जन्मदिन पर घर जाने का फैसला कर चुका था। माय ड्रीम कंपनी के हेडक्वार्टर में आज एक अलग ही माहौल था। हर कोई तेजी से काम कर रहा था और आर्यन खुद हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दे रहा था। रिया शर्मा बार बार फाइल्स लेकर उसके पास आ रही थी, नेहा उसकी मीटिंग्स को मैनेज कर रही थी, और रोहित वर्मा पूरे प्रोजेक्ट्स को फाइनल टच दे रहा था। कुछ ही घंटों में आर्यन ने अपने लगभग सभी जरूरी काम निपटा दिए। शाम होते होते उसने सभी स्टाफ को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। जब सब इकट्ठा हो गए तो आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। मेरा बर्थडे आने वाला है और इस बार मैं उसे अपने परिवार के साथ मनाना चाहता हूँ। ये सुनते ही माहौल में हल्की खुशी फैल गई। साक्षी और प्रिया ने सबसे पहले ताली बजाई, फिर बाकी लोग भी मुस्कुराने लगे। लेकिन उसी के साथ एक आवाज आई, सर, हम भी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आर्यन ने उनकी तरफ देखा। सबकी आंखों में वही उम्मीद थी। कुछ पल के लिए वह चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, आज रात हम सब साथ में पार्टी करेंगे। और फिर रात आए, लेकिन इस बार पार्टी ऑफिस में नहीं, बल्कि शहर के सबसे शानदार 5 स्टार होटल द ग्रैंड ऑरोरा में रखी गई थी। होटल रोशनी से जगमगा रहा था और उसका पूरा बैंक्वेट हॉल सिर्फ माय ड्रीम टीम के लिए बुक था। अंदर कदम रखते ही एक रॉयल एहसास होता था, महंगे झूमर, सॉफ्ट म्यूजिक और चारों तरफ लग्जरी का माहौल। स्टाफ धीरे धीरे आने लगा था। हर कोई आज खास तरीके से तैयार होकर आया था, लेकिन जैसे ही हॉल के दरवाजे खुले, सबकी नजर एक साथ उसी तरफ उठ गई। आर्यन ब्लैक टैक्सीडो में पूरी तरह परफेक्ट फिटिंग के साथ, बाल हल्के से सेट, चेहरे पर आत्मविश्वास भरी शांति और आंखों में एक अलग ही चमक। उसकी पर्सनैलिटी इतनी दमदार थी कि जैसे ही वह अंदर आया, कुछ पल के लिए पूरा हॉल खामोश हो गया। ओह माय गॉड, साक्षी के मुंह से खुद ब खुद निकल गया, क्या ये वही आर्यन है? प्रिया ने धीरे से कहा। कई लड़कियां उसे देखते हुए आपस में फुसफुसाने लगीं। कोई उसकी स्माइल की तारीफ कर रहा था, कोई उसके लुक्स की, तो कोई बस उसे देखे जा रहा था। आर्यन ने हल्का सा मुस्कुराकर सबको ग्रीट किया और अंदर आ गया। उसकी मौजूदगी ही माहौल को अलग बना रही थी। कुछ देर बाद पार्टी शुरू हुई।
म्यूजिक बजने लगा, लोग आपस में बातें करने लगे, हंसी मजाक का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन बीच बीच में हर नज़र फिर से उसी की तरफ चली जाती। थोड़ी देर बाद रोहित ने माइक उठाकर कहा, सर आज की रात सिर्फ आपकी है और बिना आपके गाने के ये पार्टी अधूरी है। सबने जोर से तालियां बजाईं। आर्यन ने पहले मना करने की कोशिश की, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए माइक थाम लिया। उसने आंखें कुछ पल के लिए बंद की और जैसे ही उसने गाना शुरू किया, पूरा हॉल फिर से खामोश हो गया। उसकी आवाज सीधे दिल को छू रही थी। लोग बस उसे सुन रहे थे, जैसे उस पल में खो गए हों। लेकिन गाते हुए भी उसके मन के एक कोने में एक ही नाम बार बार आ रहा था, अनाया। गाना खत्म हुआ तो तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। लोग खड़े होकर उसे अपलॉड करने लगे, लेकिन इस बार तालियों से ज्यादा गहरी थी उसकी अपनी खामोशी। रात आगे बढ़ती रही। हंसी, म्यूजिक और जश्न के बीच माई ड्रीम की टीम अपने लीडर के साथ इस खास पल को जी रही थी। और उसी रात आर्यन ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी सिर्फ काम और सफलता तक सीमित नहीं रही। अब उसमें किसी की याद भी शामिल हो चुकी थी। सिर्फ एक ही चेहरा था। रात अपने पूरे शबाब पर थी। द ग्रैंड ऑरोरा के उस भव्य हॉल में म्यूजिक, हंसी और रोशनी का एक अलग ही संसार बसा हुआ था। आर्यन की पार्टी अब पूरी तरह रंग में आ चुकी थी। हर कोई एंजॉय कर रहा था, कोई डांस कर रहा था, कोई बातें तो कोई बस उस माहौल को महसूस कर रहा था। आर्यन भी सबके बीच था, मुस्कुरा रहा था, लोगों से बात कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद उसे अचानक एक हल्की सी असहजता महसूस हुई। एक्सक्यूज मी, उसने पास खड़े लोगों से कहा और धीरे धीरे हॉल से बाहर निकल गया। बाहर का कॉरिडोर अंदर के शोर से बिल्कुल अलग था, शांत, ठंडा और खाली। वह वॉशरूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। किसी के दबे हुए विरोध की आवाज और किसी की जबरदस्ती भरी फुसफुसाहट। आर्यन के कदम अपने आप रुक गए। आवाज पास के एक स्टाफ कॉरिडोर से आ रही थी, जहां आमतौर पर गेस्ट नहीं जाते। वह कुछ सेकंड रुका, फिर धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। जैसे ही वह थोड़ा और करीब पहुंचा, दृश्य साफ हो गया। एक लड़की दीवार के पास खड़ी थी, घबराई हुई, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई। और उसके सामने होटल का एक मैनेजर उसका रास्ता रोके खड़ा था। मैंने कहा ना, वह आदमी धीमी लेकिन दबाव भरी आवाज में बोल रहा था, अगर नौकरी रखनी है तो थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। लड़की की आवाज कांप रही थी, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो फिर नौकरी भी नहीं रहेगी, वह आदमी और करीब आते हुए बोला। लड़की ने सिर झुका लिया, डर साफ दिख रहा था। प्लीज मत कीजिए। और तभी एक ठंडी लेकिन बेहद खतरनाक आवाज वहां गूंजी, उससे दूर हट जाओ। दोनों एक साथ चौंक गए। आर्यन वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में इस बार कोई मुस्कान नहीं थी, सिर्फ सख्ती थी और गुस्सा। मैनेजर ने पहले तो उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंसने की कोशिश की। सर, ये स्टाफ मैटर है, आप बीच में। मैंने कहा, उससे दूर हटो। इस बार आवाज और भी ठंडी थी, इतनी कि उस आदमी के चेहरे का रंग बदल गया। वह एक कदम पीछे हट गया। लड़की तुरंत साइड में हट गई, अब भी कांप रही थी। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नजरें सीधे उस आदमी पर थीं। तुम्हारा नाम क्या है? उसने शांत लेकिन भारी आवाज में पूछा। वह आदमी घबरा गया। सर, मैं यहाँ का नाम। आर्यन ने बीच में ही काट दिया। विक्रम। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आर्यन ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। हेलो, उसने कहा, इस होटल के ह्यूमन रिसोर्सेस को तुरंत इस फ्लो पर भेजो अभी। उसकी आवाज में ऐसा अधिकार था कि सामने वाला बिना सवाल किए मान गया। मैनेजर अब पूरी तरह घबरा चुका था। सर, आपने गलत समझा है, मैं तो बस। आर्यन की नजरें उस पर टिक गईं। तुम्हें लगता है मैं समझ नहीं पाया? वह चुप हो गया। कुछ ही मिनटों में 2 लोग वहां आ गए। आर्यन ने बिना वक्त गंवाए सारी बात साफ साफ बता दी। इस आदमी को अभी के अभी सस्पेंड किया जाए और आगे की कार्रवाई भी की जाए। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन फैसला साफ था। मैनेजर को वहीं से ले जाया गया। कॉरिडोर फिर से शांत हो गया। अब वहां सिर्फ 2 लोग थे, आर्यन और वो लड़की। वह अब भी सिर झुकाए खड़ी थी, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। आर्यन ने थोड़ी नरमी से कहा, तुम ठीक हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया और जैसे ही उसकी नजर आर्यन पर पड़ी, वह ठिठक गई। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे वह यकीन ही नहीं कर पा रही हो। तुम। उसकी आवाज रुक गई। आर्यन भी कुछ सेकंड के लिए स्थिर रह गया, क्योंकि वह कोई और नहीं, अनाया थी।
वही, जिसका नाम पिछली रात से उसके दिल में गूंज रहा था। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे, लेकिन सब कुछ समझते हुए। उस रात पार्टी के शोर से दूर एक और कहानी शुरू हो चुकी थी। कॉरिडोर में अब फिर से शांति फैल चुकी थी, लेकिन उस शांति के बीच दो दिलों की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थीं। अनाया अभी भी वहीं खड़ी थी, सिर थोड़ा झुका हुआ, आंखों में हल्की नमी और चेहरे पर थकान। आर्यन ने धीरे से कहा, अब ठीक हो? अनाया ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर आर्यन ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, तुम यहाँ काम करती हो? अनाया ने धीरे से हाँ कहा, लेकिन आर्यन की आवाज में हल्की सख्ती आ गई। जब तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा था तो तुम यहाँ काम ही क्यों कर रही हो? ये सवाल सुनकर अनाया कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। उसने अपनी नजरें नीचे कर लीं, जैसे कुछ याद आ गया हो, कुछ दर्द जो शब्दों में बदलने में वक्त लगता है। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसकी आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन हर शब्द भारी। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। अनाया ने गहरी सांस ली। मैं बचपन से अनाथालय में पली हूँ। वहाँ बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन अब वो जगह ठीक हालत में नहीं है। उसकी आंखों में नमी बढ़ गई। वहाँ अभी भी 10 बच्चे हैं, छोटे छोटे, जिन्हें किसी की जरूरत है। उसकी आवाज टूटने लगी। मैं पढ़ नहीं पाए, अच्छे से नहीं, मेरे पास कभी मौका ही नहीं था। लेकिन उसने पहली बार सीधा आर्यन की तरफ देखा। मैं नहीं चाहती कि उनकी जिंदगी भी मेरी जैसी हो। कॉरिडोर की हवा जैसे भारी हो गई। मैं काम करती हूँ, वह आगे बोली, ताकि उन्हें पढ़ा सकूं, उनकी फीस भर सकूं, उनके लिए खाना ला सकूं, उनका ख्याल रख सकूं। उसने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की। मैं उनकी दीदी हूँ, सब कुछ हूँ। आर्यन चुप था। पहली बार उसके पास शब्द नहीं थे। उसने बहुत कुछ देखा था, सफलता, पैसा, नाम, लेकिन ऐसा साहस, ऐसी जिम्मेदारी कम ही देखी थी। और आज अनाया की आवाज फिर धीमी हुई, अगर मैं नौकरी छोड़ दूं तो उनका क्या होगा? उसकी आंखों से एक आंसू गिर गया, लेकिन इस बार उसने उसे पोंछा नहीं। आर्यन ने धीरे से कहा, तुम बहुत मजबूत हो। अनाया हल्का सा मुस्कुराए, नहीं, मजबूरी मजबूत बना देती है। कुछ पल फिर से खामोशी, लेकिन इस बार वह खामोशी भारी नहीं थी, उसमें समझ थी। आर्यन ने जेब से अपना फोन निकाला, कुछ सेकंड स्क्रीन पर नजरें टिकाईं, फिर उसने अपना नंबर टाइप किया और फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये मेरा नंबर है। अनाया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अगर कभी भी जरूरत पड़े तो कॉल करना, किसी भी वक्त। उसकी आवाज इस बार बहुत शांत थी, लेकिन उसमें भरोसा था, सच्चा। अनाया ने धीरे से फोन लिया। उसकी उंगलियां हल्का सा कांप रही थी। उसने नंबर सेव किया, फिर धीरे से बोली था, थैंक यू। आर्यन ने हल्का सा सिर हिलाया। थैंक यू की जरूरत नहीं है, बस अपना ख्याल रखना। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। फिर दूर से म्यूजिक की आवाज फिर से आने लगी। पार्टी अब भी चल रही थी, लेकिन उन दोनों के लिए वो रात कुछ और ही बन चुकी थी। एक नई शुरुआत, एक अनकहा रिश्ता जो अभी बस शुरू हुआ था।